आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द ज्योग्राफी पाठशाला पर स्वागत है। राइट ऑन करना। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, अपनी लास्ट क्लास चल रही थी, वायुदाब पढ़ा अपने, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी वायुदाब को, वायुदाब की पेटियां, वायुदाब होता क्या है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, उन सबको अच्छे से करवाया। उम्मीद है आपने उसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से नोट में मेंशन कर भी लिया होगा। उसी टॉपिक का आज सेकंड पार्ट है। आज अपन पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुमंडलीय परिसंचरण में मुख्यतः क्या है, पवने हैं, विभिन्न प्रकार के अपन देखेंगे। फिर इसका एक और पार्ट बनाऊंगा, उसमें अपन वाताग्रह, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, वो तीनों अपन वहां पढ़ेंगे। ठीक है, वाताग्रह, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज अपन पढ़ रहे हैं वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुमंडलीय परिसंचरण में विभिन्न प्रकार का जो संचरण है, उन संचरण में एक है पवने। पवने देखो क्या है, जो गतिशील वायु है वो क्या कहलाती है, पवने। अब पवने पूरे पृथ्वी के स्तर पर अगर आप अध्ययन करोगे तो तीन तरह की होती है। पवने तीन तरह की होती है। पहली पवने प्रचलित पवने, स्थायी पवने या ग्रहीय पवने। प्रचलित पवने, स्थायी पवने या ग्रहीय पवने, है ना। एक एक को समझेंगे अपन आराम से। प्रचलित, स्थायी, सनातनी या ग्रहीय पवने, दूसरी मौसमी पवने, तीसरी स्थानीय पवने। तीनों में देखे अंतर देखे। पहली जो ए दे रखा है मैंने नाम इसका, ए, प्रचलित, स्थायी, सनातनी या ग्रहीय पवने। सनातनी पवने वे पवने हैं जो वर्ष भर ग्लोब पर एक ही दिशा में कंटिन्यू, स्थायी रूप से, क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है, वो स्थायी या सनातनी पवने है। क्या लिखा है मैंने हल्का सा, इसकी परिभाषा डाली है, वर्ष भर एक निश्चित दिशा में क्रम से चलने वाली पवन ग्लोब पर क्या कहलाएगी, सनातनी पवन कह सकते हो, ग्रहीय पवन कह सकते हो, है ना, स्थायी पवन कह सकते हो, प्रचलित पवन कह सकते हो। पहली पवन जो वर्ष भर एक ही दिशा में कंटिन्यू क्रम से चलती रहती है स्थायी रूप में। ठीक है। दूसरी पवन मौसमी पवन। ये क्या है, मौसम और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है, मौसम के अनुसार बदलती रहती है ना। आपने पढ़ा होगा मानसूनी पवने। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऋतु के अनुसार पवनों में बदलाव। तो मानसूनी पवने भी मौसमी पवनों का प्रकार है। इसमें ये तीन आ जाएगी, मानसूनी, स्थल जल समीप, पर्वत और घाटी समीप। फिर तीसरा है स्थानीय पवने। ये स्थान विशेष पर चलने वाली पवने, ये दो तरह की होती है, ठंडी पवने और गर्म पवने। ठीक है, वापस अपन अध्ययन कर रहे हैं। पहले ए, प्रचलित, सनातनी, ग्रहीय या स्थायी पवने। इनमें कौन कौन सी है, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। आज अपन इनको अच्छे से देखते हैं। लास्ट क्लास में केवल इनको मैंने नाम अंकित करके छोड़ दिया था, आज अपन इनको अच्छे से देखते हैं। देखें, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री तक, 0 डिग्री से 5 डिग्री तक अपन ने विश्वत्रय के निम्न वायुदाब की पेटी देख दी। विश्वत्रय के निम्न वायुदाब की पेटी 0 से 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण, विश्वत्रय के भूमध्य के निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, यहाँ पे निम्न वायुदाब की पेटी। दूसरी अपन ने देखी थी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, 30 से 35 डिग्री दोनों साइड। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी 30 से 35, 30 से 35, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। तीसरी अपन ने देखी थी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, 60 से 65 डिग्री। और फिर 90 डिग्री, 90 लिखा हुआ है, उत्तरी ध्रुव पेटी। और यहां पर भी 60 से 65 डिग्री उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से अपन को वायुदाब की पेटियां तो आपको पता है। पहली विश्वत्रय के निम्न वायुदाब की पेटी,
उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध। ये एक सेकेंड रुकना आप, है ना, थोड़े से गड़बड़ लिखे हुए हैं अक्षांश। 4 नंबर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध और 5 नंबर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध और 6 नंबर पे उत्तरी ध्रुवीय पेटी, 7 नंबर पे दक्षिण ध्रुवीय पेटी। टोटल वायुदाब की पेटियां कितनी थी? 7। अब फिर कल लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था वायु घर्षण बल से प्रभावित होती है ना, जो दाब प्रवणता बल लगता है, दाब प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियलिस बल, उससे वायु की दिशा तय होती है, दिशा या वेग। ये पढ़ा था अपन ने 3 मुख्यतः बल। ठीक है, तो अब दाब प्रवणता बल क्या है? 2 स्थानों में जो दाब वायुदाब में जो भिन्नता है वो दाब प्रवणता है, और दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी वायु की स्पीड उतनी ही अधिक होगी, और दाब प्रवणता बल हमेशा से ही उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, अर्थात पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। ठीक है, तो अब आप यहां आराम से बता सकते हो कौन कौन सी पेटी उच्च वायुदाब की है, कौन सी पेटी निम्न वायुदाब की है। विस्तृत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, क्योंकि साल भर यहां उच्च ताप रहता है, और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, क्योंकि पवनें अवतरित होकर नीचे उतरती है। फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के घूर्णन से पवन संचरण हल्का होके बिखर के विरल होके ऊपर उठ जाता है। फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, क्योंकि साल में 6 महीने बिल्कुल ध्रुवों पर तापमान की नगण्यता रहती है। ठीक है, तो ये तो आपके दिमाग में कल की क्लास में समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए उनको बोले सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नया वीडियो उनको आसानी से मिल सके। ठीक है, ये आप भूले नहीं। फिर अब देखें, अब पवन संचरण देखो कैसे काम करता है, स्थायी पवनें कैसे काम करती है। मैं इनको हटा रहा हूं, है ना, इनको हटा रहा हूं। सबसे पहला जो पवन संचरण है, आपने देखा यहाँ पे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें गति करती है। पवनें हमेशा से ही उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। ठीक है, ये तो आपके अच्छे से आपको पता है। अब देखो, यहाँ निम्न दाब की पेटी और यहाँ उच्च दाब की, तो सीधी बात है पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगी, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगी। अब पवनें यूं आएगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, पवनें इधर चलेगी, पवनें इधर चलेगी। यहां भी उच्च दाब या न्यून दाब, तो पवनें इधर चलेगी, पवनें इधर चलेगी, पवनें इधर चलेगी। ये मूल दिशा तो ये होनी चाहिए, पर पृथ्वी के घूमने से एक बल फोर्स लगता है। 1844 में 1844 में फ्रांसिस विद्वान था कोरियलिस, उसने एक फोर्स को बताया था कि पृथ्वी के घूमने से एक बल उत्पन्न होता है। उस बल के कारण जो भी गतिशील वस्तु है वो मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, भटक जाती है। भटकने का अर्थ मूल दिशा से विक्षेपित होना, मुड़ना। वो किधर मुड़ेगी? उत्तरी गोलार्ध में हर गतिशील वस्तु दाईं ओर, चाहे नदी है, चाहे फेंकी की वस्तु है, और चाहे आपकी पवनें हैं, सारी सारी उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कोरियलिस बल। तो देखें, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध में मूल दिशा ये है, तो दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर, तो मूल दिशा ये है, फिर भी ये बाईं ओर मुड़ेगी। मूल दिशा ये है, फिर भी ये बाईं ओर मुड़ेगी। मूल दिशा ये है, फिर भी ये बाईं ओर मुड़ेगी। ये मूल दिशा फिर भी ये बाईं ओर मुड़ेगी। उसी तरह उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा ये है, इधर देखोगे आप तो ये मूल दिशा है, पर दाईं ओर मुड़ेगी, तो मूल दिशा के दाईं ओर मुड़ेगी, मूल दिशा के दाईं ओर, मूल दिशा के दाईं ओर, ये दाईं ओर, और मूल दिशा के दाईं ओर। ये मूल दिशा है पर ये दाईं ओर मुड़ेगी। ऐसा क्यों? कोरियलिस बल के कारण। ठीक है, तो ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चली, इन पवनों को बोला व्यापारिक पवनें। क्यों? क्योंकि इन पवनों के सहारे प्राचीन समय में वो त्रिपाल वाले जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे, उन जहाजों से व्यापार होता था, इसलिए इन पवनों को व्यापारिक पवनें बोल दिया, सीधी परिभाषा।
चलती कहां से कहां तक है? उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। उपोष्ण उच्च वायुदाब से निम्न ध्रुवीय विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर। उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली ये पवनें क्या कहलाएगी? व्यापारिक पवनें। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है, ये पवनें मिलके ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ के 30 और 35 के सारे वापस नीचे उतरती है, 30 और 35 के सारे वापस नीचे उतरती है। तो ये एक सेल बनाती है। ये देखो सेल बन गया, ये इस तरह से क्या बन गया? ये सेल बन गया। इस सेल को हेडली मोने ने बताया था, इसलिए इसे हेडली कोशिका कहा जाता है, इसलिए इसे हेडली कोशिका कहा जाता है। यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको हेडली कोशिका, हेडली कोशिका या हेडली सेल। ठीक है, ये दोनों, पहला सेल हेडली सेल व्यापारिक पवनों का, ये धरातलीय व्यापारिक पवन है, ये ऊपरी वायुमंडलीय व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवनें मिलके हेडली सेल का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात? व्यापारिक पवन समझ में आ गई होगी। उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें, इन पवनों के सारे व्यापार होता था। फिर दूसरी बात, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। तो देखें, यहाँ उच्च दाब है और यहाँ निम्न दाब है। पवनें चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, पवनें चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर। यहाँ पर भी है उच्च दाब और यहाँ पर भी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। पवनें चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर। अब देखो वापस वही, हर गतिशील वस्तु पे कोरियलिस बल लगेगा। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध की पवनें हैं, इनकी दिशा ये है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सारा का सारा प्रवाह बाईं ओर मुड़ेगा। तो ये देखें, दिशा इसकी ये है पर ये बाईं ओर मुड़ गया, दिशा ये है पर ये बाईं ओर मुड़ गया। ये विक्षेपण किस कारण हो रहा है? कोरियलिस बल के कारण। ठीक है, ये दिशा ये है पर ये बाईं ओर मुड़ गया, ये दिशा पर ये बाईं ओर मुड़ गया। और उत्तरी गोलार्ध में जाओगे तो दाईं ओर मुड़ जाएंगे सारे के सारे। दिशा इसकी ये है पर ये बाईं ओर मुड़ गया, ये दिशा है पर ये बाईं ओर मुड़ गया, ये इसकी मूल दिशा है पर कोरियलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ गया, ये इसकी मूल दिशा पर कोरियलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ गया। इस तरह से ये यहां मुड़ा होता है, ये मुड़ जाती है यूं। यहां कोई व्यक्ति खड़ा है और इधर पवन के सामने देखेगा तो उसको लगेगा कि पवनें पश्चिम से आ रही है। पवनें किधर से आ रही है? पश्चिम से आ रही है। इसलिए इन पवनों को पछुआ पवनें कह दिया, इसलिए इन पवनों को क्या कह दिया? पछुआ पवनें। यहां पर भी यही कंडीशन है, यहां कोई अगर पवन के आगे कोई व्यक्ति खड़ा है उसको ऐसा प्रतीत होगा कि पवनें पश्चिम से आ रही है, इसलिए इन पवनों को भी क्या बोल दिया? पछुआ पवनें। ठीक है, इन पवनों को भी क्या बोला? पछुआ पवनें। तो वापस पछुआ पवनें कहां से कहां चलेगी? उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें पछुआ पवनें। ठीक है, अब यहां पे देखो, या ये पवनें यहां जाएगी, यहां से पवनें पृथ्वी के घूर्णन के कारण वीर्य लोके ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के वापस उपोष्ण उच्च वायुदाब पे नीचे उतरेगी। इधर भी ये पवनें यहां से ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के उपोष्ण उच्च वायुदाब पे पवनें क्या होगी? नीचे उतरेगी। तो यहां पर भी एक सेल बन रहा है, ये देखो, है ना, ये पूरा सेल बन रहा है, ये एक सेल बन रहा है, ये सेल बन रही है, ये पूरा सेल बन रहा है। इस सेल को फेरल महोदय ने बताया था, इसलिए इसे बोल दिया फेरल कोशिका। इसे क्या बोल दिया? फेरल कोशिका, इसे बोल दिया फेरल कोशिका। ये हो गया फेरल कोशिका, फेरल कोशिका। ठीक है, हेडली कोशिका, फेरल कोशिका, हेडली सेल, फेरल सेल। ठीक है, व्यापारिक पवनें पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर, और पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। अब तीसरी पवनें ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें ध्रुवों से उपध्रुव की ओर, ध्रुवों से उपध्रुव क्षेत्रों की ओर, और इनकी दिशा वही, इनकी दिशा भी वही रहेगी जो व्यापारिक पवनों की है। ठीक है, इनकी मूल दिशा तो ये थी पर कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, मूल दिशा ये थी पर कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में मूल दिशा तो ये थी पर दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, मूल दिशा ये थी पर दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ा हुआ बाईं ओर। तो ये पवनें हो गई ध्रुवीय पवनें।
ध्रुवीय पवने भी देखो एक शैल बनाती है, इधर आएगी और यहाँ से ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के ध्रुवों पे नीचे उतरेगी, यहाँ से ऊपर उठेगी और कहाँ उतरेगी, नीचे ध्रुवों पे। तो ये इसे ध्रुवीय शैल कहेंगे, ध्रुवीय कोशिका, पोलर शैल। ये क्या कहलाएगी, ध्रुवीय कोशिका। ये क्या कहलाएगा, ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, देखे अपन पढ़ रहे हैं स्थायी पवने, अपन पढ़ रहे हैं सनातनी पवने, अपन पढ़ रहे हैं ग्रहीय पवने, जो वर्ष पर ग्लोब पर क्रमबद्ध रूप से एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, ये मुख्यतः 3 पवन है। पहली व्यापारिक पवन है, यहां लिख रहा हूं पहली, दूसरी पछुआ पवन है और तीसरी ध्रुवीय पवन है। ठीक है, व्यापारिक पवन है उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की ओर। फिर पछुआ पवन है उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। फिर ध्रुवीय पवन है ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। अब पछुआ पवन है पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इनका नाम पछुआ पवन हो गया। व्यापारिक पवनों के सारे व्यापार होता था। ध्रुवीय पवनों को पूर्वी ध्रुवीय पवन कहते हैं, है ना, क्योंकि ये ध्रुवों से आती है, ध्रुवीय पवन कहलाती है। इनसे सेल बनते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और सिंगल सेल सर्कुलेशन। हेडली मॉडल ने सबसे पहले बताया था, इसलिए ये सारी की सारी सेल कहलाती है हेडली सेल, पहला। दूसरा फेरल मॉडल ने बताया, फेरल कोशिका। तीसरा ध्रुवों से आ रही, इसलिए ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, अब इनकी विद्यार्थियों दिशा याद करनी है आपको, कौन सी दिशा किस गोलार्ध में पवन की है। तो यहीं पे बता देता हूं, सबसे पहले व्यापारिक पवन है। ठीक है, तो ये सेल आप याद कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, या फिर मैं नई स्लाइड ही ले लेता हूं, नई स्लाइड पे तो नहीं हो पाएगा, इसी को मैं आपके साथ ही मैं ये कोशिश करूंगा यहीं पे मेंशन हो जाए, है ना। चलो मैं आपको नंबर 1 डालता हूं, व्यापारिक पवन। ठीक है, व्यापारिक पवन की दिशा कौन सी, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की बात करें तो ये दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अगर आप दिशा निकालोगे तो ये दिशा ये आ रही है, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो व्यापारिक पवन की दिशा कौन सी, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, फिर ध्रुवीय, उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय पवनों की दिशा कौन सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्या बात समझ में आ रही है, आगे लिखी हुई सारी। अब यही दिशा वापस आपको देखनी दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की दिशा कौन सी है, तो आप ऐसे करोगे, ये डायरेक्शन निकालोगे, ये उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवन देखोगे, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम ये। और दक्षिण गोलार्ध की ध्रुवीय पवनें भी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये तो हो गया। अब पछुआ पवन है, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन है, ये दिशा, ये उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन है। दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पवन है, ये वाली, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पवन है। तो आपको दूसरी बात दिशा, ये पवनों की दिशा याद करनी है। ठीक है, अब तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पछुआ पवनें हमेशा से ही महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा करेगी। पछुआ पवनें महाद्वीपों के पश्चिम भागों में वर्षा करेगी। ठीक है, अभी आगे अपन देखेंगे। व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जाके टकराएगी, व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जाके टकराएगी। आगे अपन देखेंगे इसका, जब महासागरीय धाराएं पड़ेंगी तब वहां पे पवन संचरण को अपन साथ में लेके देखेंगे। ठीक है, तो अब अपन देख रहे हैं इनकी विशेषताएं। पछुआ पवनों की विशेषता देखो, पछुआ पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पे जाके वर्षा करेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में, देखो जलीय गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें बहुत तेज गति से जल पे दौड़ती है, क्योंकि मैंने बताया था घर्षण बल भी वेग तय करती है, पवनों का वेग तय करती है घर्षण बल भी। तो जल पे घर्षण न्यूनतम होता है, होता ही नहीं, तो न्यूनतम होता है, इसलिए पवनें बहुत तेज गति से दौड़ती है। तो इस पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे पछुआ पवनों को भयंकर 50 बोला गया है, भयंकर 50। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे पछुआ पवनों को चीखती साटा,
चीखती साटा, ये स्पेशली इनके नाम है। विसल बजती है, इतनी तेज गति से चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में बहुत तेज गति से कोई विसल की आवाज आती है ना, वो आप विसल बजाते हो ना, पीटीए जी बहुत अधिक शारीरिक शिक्षकों के गले में लटकती हुई देखी होगी आपने, उस विसल की तरह आवाज करती है, तेज गति से चलती है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है। क्यों? क्योंकि जल के ऊपर, दक्षिणी गोलार्ध जलीय गोलार्ध है और जल के ऊपर बहुत तेज गति से ये चलती है। ठीक है, अब देखिए आप, ये अपन ने क्या पढ़ी? ये अपन ने पढ़ी है ग्रहीय पवन है, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है। मैंने आपको बताया तीनों की परिभाषा, तीनों की उत्पत्ति कहां से कहां आ रही है, फिर अपन ने देखा दिशाएं, फिर अपन ने देखा कोशिकाएं, हेडली कोशिका, फेरल कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट। यहां पे लिखा हुआ देखें, व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन है उपोष्ण उच्च वायुदाब से विस्तृत रह के न्यून वायुदाब की ओर चलती है। पहली बात है ना, शॉर्ट में लिखा है, आप पीछे समझे हो या शॉर्ट लिखा मैंने। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। फिर पछुआ पवन है उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवन है। फिर इनकी उत्तरी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। फिर इनकी विशेषताओं में दिया हुआ है, ये जो दक्षिणी गोलार्ध में है, स्पेशली दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय गोलार्ध है, बहुत तेज गति से पवनें चलती है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश गरजती 40, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भयंकर 50, ये दक्षिणी अक्षांश एस है सबके पीछे ना, साउथ है ना, और ये 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश चीखती साटा। ठीक है, इनकी विशेषता। फिर ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर वर्ष भर वर्षा करती है। कौन सी पवनें? पछुआ पवनें। ठीक है, ये इसकी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहती है। फिर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। वही दिशा अभी मैंने जो बताई, आपको समझना है, आराम से समझने की बातें, ये सारी रटने की कुछ है ही नहीं। अब दूसरी पवनें आती है मौसमी पवनें। वे पवनें जिनमें मौसम के अनुसार और समय के अनुसार परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है? मौसमी पवनें। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रुचिपूर्ण है। सबसे पहले आता है मानसूनी पवनें। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है, अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। मौसम से बना जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, अब देखो मानसूनी पवनें वे हवाएं जो मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेते हैं। इनकी उत्पत्ति तापीय विरोधाभास से होती है। अपन ने पढ़ा, जहां तापमान अधिक होगा वायुदाब न्यून होगा, जहां तापमान लो कम होगा वहां वायुदाब उच्च होगा। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। ये तापीय संकल्पना है, उससे अनुसार तापीय संकल्पना में ये बताया गया है कि ताप की कमी के कारण उच्च दाब होगा, जहां से पवनें चलेगी न्यून दाब की ओर। ठीक है, तो ये मानसूनी पवनें पहली मौसमी पवनें में। ठीक है, फिर दूसरी है स्थल एवं जल समीन। इसको देखें, स्थल एवं जल समीन, आराम से समझना। ये देखो दिन की बात हो रही है, कब की बात हो रही है? दिन की बात। दिन में सूर्य रहता है तभी तो दिन रहता है। अब दिन में सूर्य रहेगा तो क्या रहेगा? देखो दिन में सूर्य है, सूर्य की किरणें स्थल पर आ रही है, स्थल है वो तुरंत क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अर्थात टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? हाई। टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर क्या होगा? लो। और दिन में ही जल अभी भी ठंडा है, गर्म नहीं है, अर्थात प्रेशर क्या रहेगा? जल पे हाई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जल का क्या है? लो। ठीक है, अब देखो दिन में स्थल सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करके तुरंत गर्म हो जाता है, तो स्थल पे टेम्परेचर हाई है, गर्म हो गया, तो ताप अधिक है तो दाब क्या होगा? लो। उसी समय जब स्थल गर्म है और प्रेशर कम है, उसी समय जल ठंडा है, ताप कम है, तो दाब क्या है? अधिक। क्यों? क्योंकि जल ताप और दाब एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। स्थल गर्म हो गया तो दाब घट गया, और जल है वो ठंडा है, ताप कम है तो दाब क्या है? उच्च है।
पवने चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, पवने चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, है ना, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर। और इन पवनों को कहेंगे जल से आ रही इसलिए जलीय समीर, इनको कहेंगे जल से आ रही इसलिए जलीय समीर। देखो इसको समझ लेना आराम से, इसमें लिखवाने वाली कुछ बात है ही नहीं, समझने से ही आपको याद हो जाएगा। जहां सूर्य है वह ताप अधिक दाब कम, जहां सूर्य है लेकिन अभी तक गर्म हुआ ही नहीं है जल, क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि स्थल तुरंत गर्म हो जाता है, तुरंत ठंडा हो जाता है। ठीक है, जल धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, तो जल ठंडा है, ताप कम है तो दाब अधिक है, दाब अधिक है तो पवने चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, जल से पवने आ रही इसलिए इसे जलीय समीर कह देंगे। और ये स्थिति कब बनेगी? दिन में। ठीक है, अब इधर आ जाओ, रात में क्या होता है? सनसेट, सूर्यास्त होने के बाद में हो जाती रात। क्या हो जाता है? रात। रात होते ही स्थल है वो तुरंत ठंडा हो जाता है, स्थल क्या हो जाएगा? ठंडा। ठंडा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? लो। टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा? हाई। वापस सुनना, रात में क्या होता है? स्थल है वो सनसेट होते, सूर्यास्त होते 1-2 घंटे के बाद में तुरंत ही स्थल क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो यहाँ पे तापमान कम है और वायुदाब क्या है? उच्च है। ठीक है, उसी समय जल तो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो उसी समय जल क्या है? गर्म है। जल क्या है? गर्म है, अर्थात टेम्परेचर जल का क्या है? हाई। टेम्परेचर हाई और प्रेशर क्या है? लो। टेम्परेचर हाई और प्रेशर क्या है? लो। अब बताओ, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है। इस समय रात में स्थल पर उच्च दाब है, प्रेशर क्या है? हाई, और जल पर क्या है? लो प्रेशर, प्रेशर लो है, तो पवनें चलेगी उच्च दाब से पवनें चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, अर्थात स्थल से जल की ओर। पवनें चलेगी स्थल से जल की ओर, इसे बोला जाएगा स्थलीय समीर, इसे बोला जाएगा स्थलीय समीर। बताओ समझ में आई क्या बात? और स्थलीय समीर कब होगी? रात में। स्थलीय समीर कब होगी? रात में। और जलीय समीर कब होगी? दिन में। दोनों अलग अलग कंडीशन है। सीधा कंसेप्ट लगाना है, जहां सूर्य उपस्थित है वह ताप अधिक है, दाब कम है। जहां सूर्य उपस्थित नहीं है वहां स्थल तुरंत ठंडा हो जाता है, जबकि जल गर्म रहता है। तो पवनें चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, स्थल से जल की ओर। ये चली स्थल से जल की ओर, इसलिए इसे बोल दिया स्थलीय समीर। तो दूसरी मौसमी पवनें स्थल एवं जल समीर पूरी होती है यहाँ पे। ठीक है, आराम से इसको समझ लेना, बहुत सरल और अच्छे कंसेप्ट वे में आपको समझाया मैंने। ठीक है, अब ऐसा कैसा एक और आ रहा है, पर्वत और घाटी समीर। पर्वत और घाटी समीर, देखिए ये सारे के सारे पर्वत हैं, ये सारे के सारे मैंने क्या बनाए हैं? पर्वत बनाए। होता क्या है, यूं सूर्य आया दिन में तो पर्वत के ऊपरी भाग तुरंत क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। ऊपरी भाग तुरंत क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। कब? दिन में ऊपरी भाग गर्म हो जाएंगे, जबकि घाटी का भाग अभी भी निचला भाग क्या है? ठंडा है। ठंडा है तो यहाँ घाटी के बीच वाले भाग में प्रेशर क्या है? लो, और टेम्परेचर प्रेशर हाई है, क्योंकि ठंडा है, सॉरी ठंडा है, प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो। यहाँ गर्म है तो टेम्परेचर तो क्या हो गया? हाई, और प्रेशर क्या हो गया? लो। पवनें चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, पवनें चलेगी घाटी से पर्वत की ओर, पवनें चलेगी घाटी से पर्वत की ओर, घाटी से पर्वत की ओर ये पवनें चलेगी। ठीक है, इन पवनों को बोला जाएगा घाटी समीर। इन्हें क्या बोला जाएगा? घाटी समीर, घाटी समीर। कब चलेगी घाटी समीर? दिन में। घाटी समीर कब चलेगी? दिन में। समझ में आई क्या? ऊपर सूर्य उदय होती दिन में क्या होता है? ऊपरी पर्वतीय भाग तुरंत गर्म हो जाते हैं, ताप अधिक है तो दाब क्या है? कम। इसी समय घाटी नीचे ठंडी है तो दाब ज्यादा है और ताप कम है, तो पवनें चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, ये बात है रात की। ये बात कब की है? रात की। रात में क्या होता है? ऊपरी पर्वत तुरंत ठंडे हो जाते हैं, पर्वत तुरंत क्या हो जाते हैं? रात में ठंडे ठंडे होते हैं, तो प्रेशर क्या होता है? हाई, जबकि टेम्परेचर हो जाता है लो। इसी समय घाटी अभी भी गर्म है, घाटी निचली घाटियां क्या है? गर्म है,
गर्म है तो घाटी के बीच में टेम्परेचर क्या है, हाई, और प्रेशर क्या है, लो, है ना, प्रेशर क्या है, लो। टेम्परेचर हाई है क्योंकि घाटी गर्म है और प्रेशर क्या है, लो है। अब देखो अब क्या होगा, अब पवने चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, ऊपरी भाग में उच्च दाब है तो ये पवने नीचे की ओर चलेगी, है ना, पवने उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलेगी, पवने चलेगी पर्वत से, इसलिए इन्हें बोल दिया पर्वत समीर, इसलिए इन्हें बोल दिया, समीर का अर्थ होता है पवने, इसलिए इन्हें बोल दिया पर्वत समीर। कब चलेगी, रात को, पर्वत समीर कब चलेगी, रात में, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगी, पवने यहां से नीचे इसको ऊपर उठा देगी, ये ठंडी पवने गर्म पवन को ऊपर उठा देगी, तो नीचे ठंडी पवन और ऊपर गर्म पवन, यहाँ पर प्रतिलोमन की दशा बनती है, घाटी प्रतिलोमन, नीचे ठंडी पवन ऊपर गर्म पवन होती है, तो क्या स्थिति बनती है, ऊपर जाने पे ताप घटने की बजाय बढ़ने लगता है, तो यहाँ बढ़ रहा है, ये पवनी ठंडी पवने जो नीचे उतरेगी गर्म पवनों को ऊपर उठा देगी, तो घाटी में तापीय प्रतिलोमन की दशा बनती है, ठीक है, और इसी घाटी में पताका बादल बनते हैं, आगे पढ़ेंगे कहीं आएगा कंसेप्ट, ये बहुत गहरा हो जाएगा, आपके लिए इतना ठीक है। दिन में पर्वत समीर, सॉरी दिन में घाटी समीर, ये दिन की कंडीशन है, ये दिन में घाटी समीर और रात में पर्वत समीर, ठीक है, ये हो गई दोनों तीनों आपकी मौसमी पवन है, ठीक है, आराम से इसको देख लीजिएगा। फिर आती है स्थानीय पवनें, वे पवनें जो स्थान विशेष में चलती है, इनमें कुछ नहीं करना है, स्थान और गर्म या ठंडी दो चीजें याद रखना है, इंपोर्टेंट 8, 9, 10 पवनें हैं जो आपकी इसमें मैंने लिखी है, ठीक है। तो सबसे पहला दे रखा है चिनूक पवन, चिनूक यूएसए में चलती है, रॉकी पर्वत के पूरी ढालों पर नीचे उतरती है ना, और रॉकी पर्वत के पूरी ढालों पर जहां नीचे उतरती है वहां प्रेरीज के घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना। ये पवन शुष्क और गर्म पवन है, तो प्रेरीज के घास मैदानों में ये क्या करती है, पवन बर्फ को पिघला देती है, इसलिए इस चिनूक को हिम बख्शिनी भी कहा जाता है, ठीक है, आपको इतना याद रखना, चिनूक यूएसए के रॉकी पर्वत के पूरी ढाल पर नीचे उतरती है, इसे हिम बख्शिनी कहा जाता है क्योंकि ये वहां पे बर्फ को पिघला देती है और घास को जिंदा करती है, और ये शुष्क और गर्म पवन है। नेक्स्ट फॉन, फॉन क्या है, गर्म और शुष्क पवन है, यूरोप में आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढालों पर नीचे उतरती है, यूरोप में आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढालों पर नीचे उतरती है, स्पेशली स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ती है, ठीक है, फॉन। फिर सिरको, सिरको गर्म और शुष्क पवन है, सारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलती है, सिरको है वो सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है, स्पेशली इटली और स्पेन में इसका प्रभाव ज्यादा है, और देखो ये सिरको क्या करती है, सारा रेगिस्तान से लाल मिट्टी के कण अपने साथ में लेती है, भूमध्य सागर पे जाती है तो वहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और इटली में स्पेशली लाल मिट्टी के साथ वर्षा करती है, इसलिए उस वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं, कहां पे, इटली में, ठीक है, तो रक्त वर्षा करती है कहां पे, इटली में, कौन, सिरको, ठीक है, गर्म शुष्क पवन है। नेक्स्ट सांता आना, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में, दक्षिणी कैलिफोर्निया कहां पे है, यूएसए में, दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी में चलती है, और इसे इस पवन से कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग जाती है, इतनी शुष्क पवन है, सांता आना पवन से कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग जाती है, आपने न्यूज अभी देखी हो तो महीने भर पहले ही कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी, इसी सांता आना पवन के कारण, गर्म है शुष्क है, ठीक है, आग लगती है इसलिए इसे जलवायु प्रकोप पवन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्मटम, हर्मटान, हर्मटान पवन है सारा रेगिस्तान से गिनी तट की ओर, गिनी तट है अफ्रीका के पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भाग, अफ्रीका का उत्तर पूर्वी भाग, सॉरी अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी भाग, सारा से गिनी, उत्तर पूर्व नहीं उत्तर पश्चिमी आई गई, उत्तर पश्चिमी, सारा से गिनी तट की ओर, है ना, उत्तर पश्चिमी। यहाँ पे क्या है, ये हर्मटम क्या करती है, यहाँ पे मौसम, जब ये हर्मटम नहीं आती उससे पहले मौसम है वो चिपचिपा मौसम होता है ना, अनुकूल नहीं होता है, तो जो ये पवन आती है शुष्क पवन, तो मौसम को शुष्क और सुहाना बना देती है और एक अनुकूल आनंददायक परिस्थिति बना लेती है, इसलिए इस पवन को डॉक्टर पवन की उपमा दी गई है, कौन सी पवन को,
डॉक्टर कहा जाता है हर्मोटॉन को। हर्मोटॉन कहां चलती है? सहारा से अफ्रीका के गिनी तट की ओर। ठीक है, याद रखना। इसको थोड़ा सा उधर करता हूं, ये लो। ठीक है, ये तो दिख गया था, इसको भी थोड़ा उधर कर देता हूं। हर्मोटॉन, डॉक्टर पवन, फिर मिस्ट्रल। ये देखो ठंडी शुष्क पवन है, भूमध्य सागर से स्पेन और फ्रांस की ओर चलती है। ठंडी पवन है, शुष्क पवन है, भूमध्य सागर से स्पेन की ओर चलती है। नेक्स्ट बोरा, बोरा भी ठंडी है, इटली में एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे से दक्षिण की ओर चलती है। इटली में एड्रियाटिक सागर के दक्षिण पूर्वी किनारे से दक्षिण की ओर चलती है। एड्रियाटिक सागर में आप याद रखना बोरा ठंडी है, एड्रियाटिक सागर। ठीक है, नेक्स्ट ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड कहां चलती है? ब्लिजार्ड बहुत खतरनाक है, बर्फीली तूफान कहा जाता है ब्लिजार्ड को। और ब्लिजार्ड अंटार्कटिका को ब्लिजार्ड का घर कहा जाता है। ठीक है, ब्लिजार्ड चलती है बर्फीले क्षेत्रों में, कनाडा, यूएसए का उत्तरी भाग, अलास्का, है ना, साइबेरिया, इस भाग में चलती है। कनाडा, यूएसए, साइबेरिया, इधर चलती है। ध्रुवीय पवन है। अंटार्कटिका को ब्लिजार्ड का घर कहा गया है। अंटार्कटिका को ब्लिजार्ड का घर कहा गया है। ये अंटार्कटिका को ब्लिजार्ड का घर कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है लू। लू से आप वाकिफ है ना। उत्तरी भारत में स्पेशली उत्तर पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। आप समझ सकते हो, मरुस्थल से दिल्ली होते हुए बिहार के पटना तक चलती है। और स्पेशली ग्रीष्म ऋतु में भी लिखा है मैंने यहाँ पे, मई महीने में, जून महीने में, मई स्पेशली दे रखा है, पर मई में भयंकर, जून में, मई में मैक्सिमम इसकी स्थिति बन जाती है। तो ये हीट वेव के रूप में चलती है यहाँ पे, है ना, बहुत खतरनाक तरीके से चलती है। और जब लू लगती है तो सबसे पहले बूंदाबांदी आती है, फिर वर्षा होती है, फिर नदियां और झरने चलते हैं, और उसके बाद जाके 7, 8, 10 दिन बाद व्यक्ति को रिलीफ मिलता है। समझ गए होंगे बात जो मेरे से ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, लू लगने पे व्यक्ति के सबसे पहले बूंदाबांदी शुरू होती है, बूंदाबांदी होती है, उसके बाद झरने और नदियां चलती है, उसके बाद निशान 8-10 दिन बाद जाके रिलीफ मिलते हैं, और व्यक्ति को 10 दिन बाद जाके रिलीफ मिलता है। इतनी खतरनाक होती है लू। ठीक है, स्पेशली छोटे बच्चों को लू से बचाया जाता है ना। ओके, तो ये हो गई अपनी लू, हीट वेव। और लास्ट है काराबूरान, मध्य एशिया में तारिम बेसिन में चलती है, गर्म और शुष्क पवन है। ठीक है, तो आज छोटा सा ही अपना सेशन था। पवनें पड़ी है, 3 प्रकार है। पहली सनातनी या गृहीय पवनें, दूसरी मौसमी पवनें, तीसरी स्थानीय पवनें, है ना। गृहीय पवनों में 3 है, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय। मौसमी पवनों मानसूनी, स्थल और जल, पर्वत और घाटी, और स्थानीय पवनों में स्थान विशेष। ठीक है, फिर अपन ने देखा पवनें कहां से कहां चल रही है, फिर सेल कोशिकाएं, सेल, फेरल सेल, ध्रुवीय सेल, फिर इसके बाद अपन ने देखा इनकी दिशाएं, फिर इनकी एक एक विशेषता स्पेशली। उसके बाद मौसमी पवनें, मानसूनी पवन, मानसूनी अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। फिर अपन ने देखा दिन में चलती है जलीय समीर और रात में चलती है स्थलीय समीर। फिर अपन ने देखा दिन में चलता है घाटी समीर और रात में चलती है पर्वत समीर। ठीक है, उसके बाद में स्थानीय पवनों, विभिन्न प्रकार की ठंडी और गर्म पवन। इस तरह से आज का एक सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर देना, नहीं किया तब तक वीडियो को शेयर कर देना, और आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहें, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।